ओके, वेलकम, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके लिए एक ऐसा लेक्चर होने वाला है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो हम लोगों का लेक्चर होने वाला है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और दूसरा कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर होने वाला है ये सारे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि सारे ही पीवाईक्यूज में जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन। ठीक है, तो हम लोग जितने भी पीवाईक्यूज के न्यूमेरिकल्स आए हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग वन बाय वन हर एक टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, चाहे वो आपका ईएमएफ वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो मतलब कि नस्ट वाला क्वेश्चन हो, या फिर हम कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन हो, या फिर हमारा फैराडे लॉ का क्वेश्चन हो, या फिर एक्स-वाई-जेड गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन हो। तो ये सारे ही न्यूमेरिकल्स एक ही वीडियो में यानी कि इसी लेक्चर में आने वाले हैं। तो मेरा सबसे पहला तो क्वेश्चन आप सभी से ये है कि क्या आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है? अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ तो ये आपकी गलती हो सकती है। आप लोग इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और एक छोटा सा काम और भी कर सकते हो कि हम लोग के चैनल को अपने फ्रेंड्स तक सर्कुलेट कर सकते हो, अपने एरियाज में सर्कुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है इस पर कुछ और नया इन्वेंशन मतलब कि रिवोल्यूशनरी कुछ देखने को मिल जाए, और मैं इस पर लाने की कोशिश भी करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेटली हम लोगों की कम्युनिटी धीरे धीरे ग्रो हो रही है। बट हाँ, आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके थैंक यू सो मच। और जितने भी मतलब हैं वो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, यानी कि ऐसा कोई स्टूडेंट जो आपके आसपास आप ही के स्टैंडर्ड है, 9, 10, 11, 12 किसी का भी हो सकता है, तो उसको ये चैनल सर्कुलेट करें जिससे कि और किसी की भी हेल्प हो सके, अगर हम कर सकते हैं तो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चन पीवाईक्यूज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के तौर पे आए हैं, और अब उसके बाद हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, तो फाइनली हम लोगों के पास में आ गए हैं पीवाईक्यूज जितने भी हैं सारे, मतलब सारे तो नहीं, अभी हम लोगों ने क्या किया 3-4 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करने वाले। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के पास जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसमें 3-4 न्यूमेरिकल्स मतलब कि जो फॉर्मूलाज होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं, मतलब कि पहले जो सेटअप कर रहे हैं हम लोग उसमें क्या है कि जो नस्ट इक्वेशन है उसके क्वेश्चन लिए, यानी कि नस्ट इक्वेशन में जो सेल पोटेंशियल निकाला जाता है उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में गिब्स फ्री एनर्जी उसके क्वेश्चन है, यानी कि हम लोगों के पास गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ वाले क्वेश्चन हम लोगों को पहले देखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लगाए जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि नस्ट इक्वेशन क्या कहती है। नस्ट इक्वेशन ये कहती है कि किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है या जिसे सेल ईएमएफ बोलते हैं, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल है ना, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की साइड के आयंस अपॉन रिएक्टेंट की साइड के आयंस। ये फॉर्मूला होता है जो कि मोस्टली हम लोगों ने देखा है नस्ट इक्वेशन में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एक डेल्टा जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये भी पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है, ये पढ़ा है हम लोगों ने फॉर्मूला है ना। उसके बाद में हमने डेल्टा जी का दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें कि डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 आरटी लॉग के सी, ये होता है। अब ये जो डेल्टा जी वाला फॉर्मूला है ये है सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच रिलेशन, और ये वाला जो डेल्टा जी का फॉर्मूला है ये है गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पहला यानी कि अब देखेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, आपको जो चीजें गिवन है वो हम लिखेंगे। जैसे हमको क्या दिया है, ई नॉट सेल दिया है ना, सो ई नॉट सेल इज फॉर द डैनियल सेल, क्या लिखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर द डैनियल सेल। डैनियल सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है एंड दैट इज 1.1 वोल्ट। ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट द डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। अब हमसे कह रहा है कि भाई डेल्टा जी नॉट बताओ। ठीक है, एक हमको रिएक्शन दे दी सामने। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा जी पूछ रहा है। डेल्टा जी के पास, डेल्टा जी के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज होते हैं, कौन कौन से, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.33 आरटी लॉग के सी। तो हम कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट कर सकते हैं, तो अपने जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल से देखेंगे, डेल्टा जी और डेल्टा ई नॉट सेल इसमें दिया हुआ है, यानी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे केसी की बात ही नहीं की गई है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल लगा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा जी तो हमसे पूछा ही है, अब एन फैक्टर बताना है। एन फैक्टर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी रिएक्शन में एन फैक्टर अगर आपका गलत हो गया तो जाहिर सी बात है पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, एन फैक्टर का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, कितने गेन हुए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने ही गेन होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो जिंक है, जिंक से जिंक डबल प्लस बन गया, मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए। ओके, कॉपर पे डबल प्लस था बट आफ्टर दैट इट विल चेंज इनटू द कॉपर, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस एंड इलेक्ट्रॉन गेन आर इक्वल। सो इट मींस दैट हमें यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए जो एन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है। तो एन फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन शुड बी इक्वल, दैट विल बी द एन फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अपकमिंग न्यूमेरिकल्स। सो यहाँ पे एन फैक्टर हमारा हो गया 2। ओके, एफ क्या होता है? एफ इज अ वैल्यू ऑफ फेराडे। फेराडे की जो वैल्यू होती है दैट इज कांस्टेंट। सो 1 फेराडे जो होता है वो 96,500 कूलम होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी होती है 96,500 कूलम। अब ई नॉट सेल की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी है 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम अपनी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो अब वैल्यू आएगी डेल्टा जी की वो क्या आएगी? जूल, बिकॉज इट इज अ एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। एनर्जी हमेशा जूल में आती है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट, मतलब डेल्टा जी नॉट निकालना। भाई समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? डेल्टा जी नॉट बताओ, मतलब हमें पता नहीं है। एंड लॉग के सी, लॉग के सी भी बताओ, वो भी हमको नहीं पता है। ठीक है, फिर पता क्या है? तो फिर हमको क्या दिया है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट एंड लॉग के सी बताना है। कैडमियम डबल प्लस है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को। कैडमियम डबल प्लस चेंज इनटू द कैडमियम। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ यहाँ पे। जिंक चेंज इनटू द जिंक, जो जिंक है, जिंक चेंज इनटू द जिंक डबल प्लस। अब यहाँ पे देखो जिंक ने क्या किया? जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और कैडमियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। लेकिन जितने जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं उतने ही कैडमियम ने गेन किए हैं। इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस हुए हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। सो एन फैक्टर विल बी 2। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा? एन फैक्टर 2 आ गया, बिकॉज ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में हमसे क्या कह रहा है? उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे कह रहा है कि ई नॉट ऑफ कैडमियम एंड ई नॉट ऑफ जिंक इक्वल्स टू इतना दिया है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे ई नॉट सेल डायरेक्ट ना दे करके यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल दिए हैं। इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल, अब ई नॉट कैसे निकाला जाता है? ई नॉट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब थोड़ी सी बातें थोड़ी और बता दें आपको। अब यहाँ पे हमको डेल्टा जी नॉट भी निकालना है, लॉग केसी भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है भाई, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.03 आर टी लॉग के सी। ये वाला फॉर्मूला तो हम नहीं यूज कर सकते बिकॉज इसमें 2 वेरिएबल एक साथ कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब पहले हम डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट रख कर सकते हैं, मतलब इसका यूज करेंगे। उसके बाद डेल्टा जी की वैल्यू जब मिल जाएगी हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमको क्या करना है कि पहले फॉर्मूला यूज करना है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। सर वो वाला क्यों नहीं यूज कर लिया? वो वाला इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज 2 वेरिएबल एक ही फॉर्मूले से कैसे निकल सकते हैं छोटे भाई। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? पहले डेल्टा जी निकालेंगे और डेल्टा जी हमको मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज एन फैक्टर हमको पता है, फेराडे की वैल्यू पता है। ई नॉट सेल हमारे पास नहीं है सर, लेकिन ई नॉट सेल तो मैंने कब कहा कि ई नॉट सेल दिया हुआ है? आप ई नॉट सेल निकालो ना। ई नॉट सेल कैसे आएगा? कैथोड और एनोड के पोटेंशियल जब आपको दिए होते हैं, यहाँ पे देखो कैथोड एनोड के पोटेंशियल दिए हैं, तो फिर ई नॉट सेल निकल आएगा। कैसे निकलेगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कैथोड और एनोड पहचानेंगे। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि कैथोड एनोड कैसे पता चलेगा? कैथोड एनोड पता चलता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। तो रिडक्शन जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है? जिंक कर रहा है, बिकॉज जिंक डबल प्लस में चेंज हो रहा है। यहाँ पे जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक क्या हो गया? एनोड हो गया, है ना। और कैडमियम हमारा क्या हो गया? कैथोड हो गया। तो हम क्या करेंगे? कैथोड का पोटेंशियल माइनस 0.403 माइनस एनोड का पोटेंशियल माइनस का 0.763। सो वी नो दैट 0.403 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.763। अब हमको क्या करना है? माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 3 और ये 6 और ये 3, तो 0.36 वोल्ट प्लस का। ठीक है, सो हम इसमें वैल्यू रख लेंगे माइनस 2 इंटू फेराडे 96,500 और ई नॉट सेल हमारा आया है 0.30 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे डेल्टा जी निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये डेल्टा जी की वैल्यू आएगी हमारी, इस डेल्टा जी की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? इस वाले फॉर्मूले में रख लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी रखूं, तो डेल्टा जी नॉट की ये पूरी वैल्यू मैंने यही रख दी, माइनस 2.303 96,500 एंड 0.36 इक्वल्स टू माइनस 2.303। आर की वैल्यू क्या रखेंगे सर? आर की वैल्यू 8.314 तब रखते हैं जब एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पे एनर्जी निकालना तो 8.314। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 0.0821 क्यों नहीं रखना है सर? बिकॉज 0.0821 वैल्यू तब रखी जाती है जब आप प्रेशर की बात करते हैं। अब यहाँ पे प्रेशर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। तो एनर्जी के केस में हमेशा ही आर की वैल्यू 8.314 रखी जाती है।
ठीक है। सो 8.314 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर यहाँ पे जब नहीं दिया है तो 298 मानेंगे रूम टेम्परेचर 298। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर सीधे 300 कर दीजिए ना, तो ठीक है तुम अपने शांति के लिए 300 कर सकते हो, लेकिन कुल मिला के आंसर उतना ही ऑलमोस्ट आता है। तो हमने क्या किया, पहले इस वाले क्वेश्चन में डेल्टा जी नॉट निकालेंगे, कौन से वाले फॉर्मूले से, ई नॉट सेल वाले से। फिर उस जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.33 आरटी लॉग केसी में रख देंगे तो हमें केसी मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन। अब आएगा मजा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे डेल्टा जी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देख लिया है, और अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। और जो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये हमारा है नेक्स्ट इक्वेशन का। तो नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बोर्ड में 99% इससे क्वेश्चन आता है, तो जाहिर सी बात है फिर जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो आपको भी आना चाहिए, तभी बात बन पाएगी। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। क्या ईएमएफ निकालना है, मतलब हमसे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, हमको फॉर्मूला लगाना है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की साइड के आयंस अपॉन रिएक्टेंट की साइड के आयंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन कैसे लगेगा सर, ये वाला क्वेश्चन लगेगा एक्चुअली हमको करना है इसमें 0.0 यानी कि ई सेल निकालना है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ओके सर, 0.059 अपॉन एन लॉग क्या करेंगे, प्रोडक्ट की साइड, प्रोडक्ट साइड क्या होती है, राइट साइड में होती है प्रोडक्ट की साइड, तो ये प्रोडक्ट की साइड है, इसमें जो भी आयंस हैं, आयंस कौन से हैं, आयंस मतलब जिनके ऊपर चार्ज होता है, तो ये वाला है चार्ज, तो रिएक्ट प्रोडक्ट की साइड में है क्रोमियम +3। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आयंस होते हैं उनके पास जो स्टोइचियोमेट्री नंबर होता है वो उनकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई रिएक्टेंट की साइड के आयंस, रिएक्टेंट की साइड के आयंस क्या है, Fe, Fe पे डबल प्लस है और इसके ऊपर पावर चला जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से पहला जो कार्यक्रम होता है कि आप किसी भी सेल के लिए जो नस्ट इक्वेशन लगा रहे हैं उसमें कैसे लिखा जाएगा, पहला स्टेप ये हो गया। क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसको समझना है, प्रोडक्ट की साइड में जो आयंस है जैसे कि क्रोमियम है और इस पे स्टोइचियोमेट्री जो नंबर होता है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट की साइड में आयंस कौन सा है, आयरन, आयन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये Fe डबल प्लस है, इसके ऊपर जो स्टोइचियोमेट्री नंबर है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला करना है। ठीक है, अब क्या करना है, हमको क्या ई नॉट सेल पता है, नहीं पता है बाबा, लेकिन हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है। अगर मुझको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो मैं ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। फिर से वही पता करो कि भाई कैथोड एनोड कौन सा है, तो भाई जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्रोमियम, तो ये हो रहा है एनोड, और आयरन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये हो गया कैथोड। तो कैथोड का पोटेंशियल कितना है, कैथोड की वैल्यू माइनस एनोड की वैल्यू, कैथोड की वैल्यू माइनस की 0.44। ठीक है, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, ये कैथोड माइनस ये एनोड, माइनस 0.74। ठीक है, माइनस का 0.059। अब यहाँ पे आता है एन फैक्टर की वैल्यू। अब देखोगे यहाँ पे कि जो आयरन है, क्रोमियम है, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। आयरन +2 चार्ज से Fe पे चला गया, मतलब आयरन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस वाले केस में क्या था कि आयरन इलेक्ट्रॉन 2 ले रहा है, क्रोमियम इलेक्ट्रॉन 3 दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा था कि अनइक्वल हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो टोटल क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस हो रहा है वो 6 हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को दोबारा देखिएगा, कितनी बार भी देखना उतनी बार देखिएगा, बट एन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एन फैक्टर यहाँ पे गलत आ गया तो पूरा न्यूमेरिकल गलत है, नंबर आपको कट हो जाएंगे। ठीक है बिकॉज हम लोग तो नंबर काटने के लिए आते हैं। अच्छा, तो एन फैक्टर हो गया 6 लॉग प्रोडक्ट की साइड के आयंस, प्रोडक्ट की साइड में कौन है, क्रोमियम, क्रोमियम में देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया होता है, ये 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 को हम लोग 10⁻⁻2 लिख देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 10⁻⁻2। अब इसके ऊपर पावर कितनी है, जितनी है उतनी बढ़ा दो। ठीक है, 0.02 को 10⁻⁻2 लिख दिया, और इसको 0.1 को लिख देंगे 10⁻⁻1। ठीक है, इसके ऊपर पावर 3 है। ठीक है भाई, समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, माइनस का 0.44 प्लस का 0.74।
ठीक है, -0.059 अपॉन 6 लॉग 10⁻⁴ डिवाइड बाई 10⁻³ इतना तो समझ में आ गया। अब 10⁻⁴ से ये 3 वाली काट डालूंगा और यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 0.3 प्लस का 0.3 माइनस इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, हटाओ 0.0 और 0.009 मेरे ख्याल से इतना ही आएगा सर। अगर आपको अगर थोड़ा बहुत लगे तो ऐसा फिर से मल्टीप्लाई करना अपनी, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप को देख रहे हैं, मल्टीप्लाई अपनी अपनी, ठीक है। लॉग 10⁻⁻1। अब ये जो लॉग की वैल्यू होती है ये क्या होता है कि जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो ये पावर माइनस का अगर आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 0.30 प्लस 0.09 सॉरी 0.009, ठीक है। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.309 एक मिनट सर, ये 9 ही आएगा यार, ठीक है। तो ये हमारा वोल्ट आ गया, मतलब ये हमारा सेल का वोल्टेज आ गया, जो इन्होंने सेल बनाया हो ना, ये वाला जो सेल बनाया होगा उसका वोल्टेज इतना आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि भाई किसी भी न्यूमेरिकल में बोर्ड एग्जाम में 99.9% का क्वेश्चन तो इसमें बन ही जाता है। मतलब कि आप ये मान के चलिए हर एक पेपर में ये क्वेश्चन ये नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल सेकंड ओशन पे। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि इसमें चीजें क्लोज है, मतलब कि क्लियर है। इसमें चीजें तुम्हें क्लियर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो तो एक करके देख लिया है। अब हमको दूसरा क्वेश्चन करना है बाबा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन वगैरह ठीक ठाक है, नहीं ऐसा कोई स्टूडेंट होगा कि आप वाह गलत हो गया सर से, अब मैं कमेंट करूंगा इस पे जा करके कि सर आपने गलत कर दिया है, कैलकुलेशन में 0.09 होना चाहिए सर, आपने 0.009 कर दिया सर, क्या बात है। तो इस तरीके की कमेंट बाजी नहीं चलेगी, आपको मैंने बता दिया कि भाई कैलकुलेशन अपनी अपनी, ठीक है। क्वेश्चन करने का तरीका एक ही होता है, कैलकुलेशन अपनी अपनी होती है। ऐसा नहीं कि भाई न्यूमेरिकल भी अपना अपना होगा कि भाई हम ऐसे लगाएंगे तो उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो ऐसे लगाएंगे, वो तो एक ही तरीके से लगता है भाई। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन, साफ बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है भाई, इन्होंने कहा है कि ईएमएफ बताओ, तो ईएमएफ हमको पता है कि अभी लगा के आए बिल्कुल एकदम क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ईएमएफ के लिए क्या करेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो वही क्वेश्चन लगाएंगे फिर से, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। अब प्रॉब्लम ये आई है कि यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड हमको दिख ही नहीं रही है, तो ये होता है सेल रिप्रेजेंटेशन, ओके। इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें आप क्या करना, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड देख रहे हो इधर वाली, ये वाली होती है प्रोडक्ट की साइड, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट की साइड होती है, मतलब इस वाली लेफ्ट वाली साइड में जो भी आयन बना होगा, लेफ्ट वाली साइड में जो भी आयन बना होगा वो प्रोडक्ट की साइड में होगा। तो प्रोडक्ट की साइड में क्या है भाई, जिंक होगा। अब जिंक की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जिंक ही छपके आ जाएगा पेपर में, ठीक है। तो इस वाली साइड, ये जो दो डंडे देख रहे हो इनको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज की जो लेफ्ट साइड होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट की साइड, ठीक है, प्रोडक्ट की साइड का आयन। और जो लेफ्ट राइट साइड होती है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट की साइड, मतलब कि रिएक्टेंट की साइड का आयन। तो रिएक्टेंट की साइड का आयन क्या है, H प्लस है, ओके। ओके सर हमको समझ में आ गया, लेकिन ये यहाँ पे देखेंगे कि जो जिंक है वो जिंक डबल प्लस में जा रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। H प्लस जो होता है वो H2 में बन गया। अब पहली बात तो यहाँ H ही नहीं बैलेंस है, तो H को क्या करेंगे, 2H प्लस करेंगे, यहाँ पे 2H प्लस करेंगे ना तभी तो H2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन कर लेंगे, तो 2 हाइड्रोजन करेंगे तो यहाँ पे पावर भी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे अपना माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, हाँ ठीक है। नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माइक डाउन हो जाता है तो फिर मेरी वॉइस नहीं आती है, लेक्चर साइलेंट मोड पे चला जाता है भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट सेल माइनस इतना दो लगा दिया, ठीक है। तो ये सब हमको समझ में आया, यहाँ पे 2H प्लस करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ई नॉट सेल, अब वही हम पहचाने कि भाई कैथोड एनोड तो हमको दिए हुए हैं, लेकिन हमको पहचानना है कैथोड एनोड। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है जिंक, तो ये हो गया एनोड। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा कैथोड। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड फॉर्मूला होता है, तो कैथोड का जो पोटेंशियल है 0 0 है, माइनस एनोड का पोटेंशियल 0 पॉइंट माइनस का 0.76 है। ये जो माइनस होता है यहाँ पे, ये फॉर्मूले में ही होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। और ये वाला जो माइनस है वो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में है, ठीक है ना, समझ रहे हो इस सब चीजों को, ठीक है। तो जब हमने इसको किया तो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकल के आएगा 0.76, है ना, मल्टीप्लाई तो आती होगी, ठीक है। 0.059 अपॉन एन फैक्टर कितना आएगा यहाँ पे, एन फैक्टर यहाँ पे 2 आएगा, बिकॉज जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया दोनों के, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एन फैक्टर लॉग
जिंक आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया है, तो जिंक का कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.001, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर -3, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 टू पावर -3। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे कोई पावर वावर लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा क्योंकि जिंक एक है सिर्फ। H प्लस का कंसंट्रेशन 0.01, 0.01 कंसंट्रेशन दिया है, तो इसको क्या लिखूंगा 10 टू पावर -2। अब मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई मारा था, तो इसका मतलब ये 2 जो है इसकी पावर में जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इसकी पावर में जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 0.76 माइनस 0.0, ये पैड पीट डालो यहीं पे, लॉग 10 टू पावर -3, दैट इज 10 टू पावर -4। ओके, कैंसिल कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा। 0.76 माइनस 0.0295 इंटू 10 टू पावर -10 टू पावर 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया, तो यहाँ पे लॉग -3 है, नीचे लॉग -4 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा लॉग 10 टू पावर 1। अब ये जो 1 है आगे आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 0.76 माइनस 0.0295, तो जब इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0.74, 0.73 कुछ बचेगा, 0.7305 ये बचेगा, है ना, 0.7305 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है कि नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे लगते हैं और गिब्स एनर्जी वाले क्वेश्चन कैसे लगते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ ही हम लोग आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। ओके, तो फिर से हमारे पास 4 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, जो एक गिवन कंसंट्रेशन में, यानी किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पे जब मोलर कंडक्टिविटी की बात होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा सीएम या लैम्डा एम ओनली। ठीक है, दूसरी मोलर कंडक्टिविटी होती है जो डाइल्यूशन करने पे आती है, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, जिसको हम लोग लैम्डा नॉट एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि लैम्डा सीएम और लैम्डा नॉट एम का रेशियो को बोला जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन में अल्फा तो हमको निकालना ही है, ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड। अभी एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें, मतलब इसकी अल्फा निकालनी है। इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ही सिर्फ नाम दिया है, इसका मतलब लैम्डा एम है। ठीक है, तो लैम्डा एम की जो वैल्यू है वो आपको दी है, वो कह रहा है कि भैया ये 39.05 है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि अल्फा निकालो। ठीक है, अब हमको अल्फा के लिए क्या क्या चाहिए होता है, लैम्डा सीएम या लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम चाहिए होता है। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास लैम्डा एम है लेकिन लैम्डा नॉट एम नहीं है। ठीक है, लेकिन लैम्डा एम नॉट एम ना होकर के इन्होंने क्या दिया है, आयंस यानी H प्लस और CH3COO माइनस की मोलर कंडक्टिविटीज दी है। तो लैम्डा नॉट एम क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जो भी आयंस होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी को अगर हम जोड़ दें तो फिर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि लैम्डा नॉट एम मिल जाती है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा CH3COOH होता है वो पहले हम देखें किसमें ब्रेक होता है, तो H प्लस देता है, प्लस बाकी का जो पार्ट है वो ऐसा रहता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ लें तो हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH मिल जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। So lambda naught m equals to sum of H plus की मोलर कंडक्टिविटी 349.5 प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस 40.9। तो जब हम इनको सम करते हैं तो कितना आता है 349.5, 40.9, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 3, 1 मिनट 10 हो गया यार, 9 14 हो गया। ठीक है, और 1 10 हो गया, कैरी 1, ये 390.4। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आता है 390.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा आता है जो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या करना है कि भाई कुछ नहीं करना है, अल्फा कितना दिया है 39.05 डिवाइड बाई हमारे पास क्या है 390.4। अब ये जो है ना ऑलमोस्ट ये जो वैल्यू है इसके 10 टाइम्स है, यानी कि इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, मतलब इसको 1/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0.1, बस इतना सा करना होता है। मतलब कुल मिलाकर के मोलर कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम होती है, एक मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम जो होती है आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का सम होती है। जैसे अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड फिर से है, हमसे क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 एम। अब ये जो एम जहां पे लिखा होता है ये होती है मोलैरिटी। ठीक है,
अब ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया ये मैं रब कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दिया है कि मोलैरिटी दी है, ठीक है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है सर? मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द मोलैरिटी। ठीक है, बहुत से बच्चों को मोलैरिटी भी नहीं पता होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे मुझको नहीं पता है। अच्छा, बेइज्जती वाली बात कौन कबूल करता है? अच्छी बात होती है तो बताइएगा। कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 एम, मतलब ये तो हमारी मोलैरिटी दी गई है इसमें, 0.01 एम तो हमें सर मोलैरिटी लग रही है। एंड कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 इज 4 × 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। अब ये जो साइमन पर सेंटीमीटर होता है ये होती है कंडक्टिविटी। और आपको अगर इंग्लिश अच्छी आती है तो भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज आपको पता होगा। तो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है जो कि है 4 × 10⁻⁵, यानी कंडक्टिविटी होती है केप्पा। केप्पा मतलब के का हाथ ऐसे कर देना है, ठीक है, तो केप्पा बन जाएगा। तो इसको होते हैं 4 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बढ़िया बात सर, बढ़िया बात। कैलकुलेट द डीओडी। डीओडी क्या होता है सर? ये तो पढ़ाया नहीं आपने। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बोलते हैं, ये निकालना है। इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन का मतलब तो आप समझ गए हो ना। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब होता है लैम्डा नॉट एम। तो लैम्डा नॉट एम जो है भैया वो दी है तुम्हें कितनी? 390। वो कह रहा है कि 390 है हमारे पास 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब सर ये बताओ अल्फा कितना होगा? तो अल्फा में पता है, अल्फा निकालने के लिए हमें लैम्डा सीएम अपॉन लैम्डा नॉट एम चाहिए होता है सर। और लैम्डा सीएम तो हमें मिला ही नहीं है सर, लेकिन तो लैम्डा सीएम तो है नहीं हमारे पास, लैम्डा नॉट एम तो सर दिया है। तो लैम्डा सीएम निकालो यार। लैम्डा सीएम कैसे निकालते हैं? लैम्डा सीएम का फॉर्मूला आप सभी लोगों ने कंसेप्ट में पढ़ा हुआ, कैप्पा 1000 अपॉन एम। के है रे कैप्पा, कैप्पा 1000 अपॉन एम जो होता है वो मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करें, कैप्पा कितना दिया है? कैप्पा दिया है सर मुझे यहाँ पे 4 × 10⁻⁵ और 1000 यहाँ फॉर्मूले में रखा है, और मोलैरिटी हमको सर दे दी यहाँ पे 0.01। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ 5 यार 0.01 है, 0.1 है, चलो ठीक है, मैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। यहाँ पे 5 काट दूंगा, ये तो चले गए ऊपर, 5 कट जाएंगे, 4 ही आएगी सर। वैसे 40 होनी चाहिए थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चलो कोई बात नहीं। हम तो इस पे जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मोल इनवर्स आई है, अगर 0.1 होता तो यहाँ पे 40 आ जाती, बट चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 10⁻⁵ 3 यहाँ थे, 2 नीचे से और चले गए, ठीक है, बढ़िया बात। 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट आई है भाई, ठीक है, बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा निकालने के लिए हमको लैम्डा सीएम चाहिए, लैम्डा सीएम 4 निकल गया, ये तो 4 डिवाइड बाई 390। ठीक है भाई। अब ये क्या होता है यार, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास जब आएगी ना 0.001 ऐसे करके आएगी, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, ये लगभग 4/400 ही है। 4/400 क्या होता है? 0.01। सो 0.01 ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 0.01 अल्फा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए अल्फा के लिए 2 चीजें चाहिए, लैम्डा एम एंड लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम मतलब होता है कैप्पा 1000 अपॉन एम, यानी कि गिवन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी। और लैम्डा नॉट एम क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो आपको ये दोनों चीजें पता होंगी तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं पता होगा तो अन्नों की तरह तीर चलाएंगे, जो कि सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है वैल्यू ऑफ, हमको दी है मोलर कंडक्टिविटी की, तो हम उसको देख लेंगे जरा। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है, पहला देखो, द वैल्यू ऑफ द लैम्डा एम ऑफ Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, बढ़िया बात है। लैम्डा एम ऑफ Al2SO4 थ्राइस की दी है 858। सर इंग्लिश बोलिए सर, वी आर कन्वेंट स्कूल बच्चे। तो लैम्डा 858 वाइल द लैम्डा नॉट एम ऑफ SO4-2, मतलब कि जो लैम्डा नॉट एम है हमारा SO4-2 का, वो है कितना? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3 निकालो सर। सर निकाल देंगे भैया सब लोग, तुम लोग क्या करोगे बैठ के यहाँ पे? तो कहने का मतलब ये है कि लैम्डा नॉट ऑफ Al पॉजिटिव निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होता है कि भाई हमसे किसी कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी दी है, किसी आयन, देखो ये क्या है, एक एनायन है, ये क्या है, केटाइन है। तो एनायन और केटाइन की मोलर कंडक्टिविटी का सम किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होती है, यही कोलरॉस लॉ है। कोलरॉस लॉ सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपने कंसेप्ट में पढ़ा होगा ऑलरेडी। हम लोग कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जाकर के ओपन करें, वहां पे कंसेप्ट दिए हैं, वहां से पढ़ें। अब हमको क्या करना है कि एल्यूमिनियम सल्फेट पे थोड़ा सा नजर कर लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 थ्राइस होता है।
तो अगर ये टूटा तो 2 एल्यूमिनियम देगा और 3 SO4 देगा। सही बात है सर, ये तो होना चाहिए भाई, आयंस की मोलर कंडक्टिविटी आयंस में टूट जाएगा ये जाकर के। तो अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी लिखूं Al2SO4 थ्राइस, that will be the 2 time of the molar conductivity of aluminium plus 3 and plus 3 time of the molar conductivity of sulfate minus 2। यही तो होगा। यस बिल्कुल यही होता है, बिकॉज कोलरास लॉ हमसे यही कहता है कि भाई मोलर कंडक्टिविटी होती है वो सभी आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का सम होती है। अब हमको क्या दिया है, हमको दिया है यहाँ पे Al2SO4 थ्राइस की वैल्यू दी है 858, 2 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि हमको दी ही नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये है ही नहीं। एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट हमारे पास है, कितनी दी है, देखो यहाँ पे सल्फेट मोलर कंडक्टिविटी 160 दी है, 3 टाइम ऑफ 160 सर। तो क्या करोगे, 858 माइनस 480 इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3। अब तो हमको भाई माइनस करना पड़ेगा, 858 डिवाइड बाई, सॉरी माइनस करेंगे 480 को, तो जो 8 में से 0 हो जाएगा तो 8 ही बचेगा, 7 बचेगा, 7 में 3 हो जाएगा, 378 आ जाएगा। ठीक है, तो 378 इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3। अब हमें पता है कि एल्यूमिनियम प्लस 3 जो है उसकी मोलर कंडक्टिविटी 378 डिवाइडेड 2 होगी, 2 1 जा 8 जा 9 जा, खत्म हो गया क्वेश्चन, यही तो निकालना था। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, मोलर कंडक्टिविटी अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की दी होती है और किसी आयन की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होती है तो हम इस तरीके से फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके बढ़िया। अब मैं बार बार अपना माइक चेक कर रहा हूँ, बिकॉज अगर माइक बंद हो गया तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी और वीडियो पूरा चलता रहेगा। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो हम लोग का बचा है, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है फैराडे लॉ का। फैराडे के 2 लॉ हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, केमिस्ट्री में, नॉट फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में फिजिक्स के 2 इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ हैं। पहला लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस आप करते हो तो उसमें कंपाउंड डिपॉजिट होता है, लेकिन ये जो कंपाउंड डिपॉजिट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट पे डिपेंड करता है, यानी कि द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट एट द कैथोड विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ है इसमें कौन सा लगेगा सर, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट, मतलब कितना टाइम लगा है डिपॉजिट होने में। तो टाइम मतलब क्या होता है, टी 1.27, मतलब ये जो 1.27 होता है ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, इसको W से लिखते हैं, ऑफ कॉपर। क्या डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर एट कैथोड व्हेन 2 एम्पियर, मतलब करंट दिया है 2 एम्पियर, वाज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं 2 एम्पियर का करंट, तो कितने टाइम तक करंट पास करें कि 1.27 कॉपर डिपॉजिट हो जाए। एक ही चीज जब डिपॉजिट हो रही हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉपर की बात की गई है, तो वहां पे फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक ही चीज डिपॉजिट होने की बात होती है तो फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाएंगे, जब एक से ज्यादा 2 या 3 चीजें डिपॉजिट होने की बात होती है तो फैराडे का सेकंड लॉ लगाते हैं। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या होता है, W इक्वल्स टू ZI3। ये हमें तो पता ही नहीं था, तो पढ़ के आना है तुम लोगों को पहले। W 1.27 होता है। अब ये जो Z होता है, Z इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, फैराडे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है सर, इक्विवेलेंट वेट इज द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय n फैक्टर इनटू फैराडे, यानी mm अपॉन n। अब ये जो n होता है ये क्या होता है सर, n मतलब होता है कि जो भी चीज डिपॉजिट हो रही है उसके ऊपर कितना चार्ज है। जैसे कॉपर की बात हो रही है तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है। अब जैसे आपको क्वेश्चन में भी मिल सकता है कि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है, बट यहाँ पे कॉपर सल्फेट की फॉर्म में है, तो कॉपर पे हमेशा +2 चार्ज होता है, ये आप याद रखें। तो वही इसका जो 2 होता है वो n फैक्टर हो जाएगा, जितना चार्ज होता है उतना n फैक्टर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा फॉर्मूला जेड की जगह पे रख लेंगे। तो जेड का मोलर मास तो दिया भी है, जो चीज डिपॉजिट हो रही है उसका मोलर मास कितना 63.5, ठीक है, डिवाइड बाय एन फैक्टर, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर के ऊपर चार्ज कितना होता है 2, डिवाइड बाई एफ। एफ देखो फॉर्मूले में आ रहा है, एफ मतलब होता है 96,500, आई मतलब 2 हो गया, टी निकालना ही है कैंसिल मार दो। तो जब हम इसको करेंगे ना ऐसे 1.27 96,500 डिवाइड बाई 63.5, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये वाला जो हमारा आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। इस तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा है। लेक्चर बड़ा हो चुका है, मुझे से एडिट भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे फिर एडिट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मोस्टली हम लोगों ने 90% जो प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको कर लिया है। सिर्फ इसमें 2 टाइप का 1-2 क्वेश्चन बचा है, एक तो फैराडे का सेकंड लॉ बचा है और दूसरा जो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस वाला क्वेश्चन होता है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी वगैरह जो होता है, G इक्वल्स टू 1 बाई R
है ना, एंड कैप्पा इक्वल्स टू 1/रो। इस तरीके से वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बचा है एक, और एक बचा है फेराडे का सेकंड लॉ क्वेश्चन। उसके बाद जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं भैया सब मैंने बता दिए। जितने भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को तभी देखें जब आपने ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा है। जब आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है और फिर ये वीडियो देखना तो फिर भाई कोई मतलब नहीं, बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा व्हाट इज ए एंड व्हाट इज दैट, सो व्हाट विल यू डू दैट, है ना, क्या ही करोगे तुम, सबसे पहले बढ़ के आना चाहिए तुमको। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने अपना ये जो लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का PYQ ऑफ न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं मोस्टली सारे डन कर लिए हैं। इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर करें, खुद तक एक दो बार देखें वीडियो को, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, अगर कोई दूसरा टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को देखने के साथ सब्सक्राइब तो ऑलरेडी हो गई ही, अगर नहीं किया तो कर लेना आज, ठीक है। और शेयर करें, लाइक जरूर करें, और वीडियो को ऑनलाइन वॉच करें, डाउनलोड मत करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। बोर्ड तक हम लोग के साथ में बने रहें, और बोर्ड में ऐसे ही वन शॉट आपको मिलते जाएंगे हर एक टॉपिक के, तो आपका पेपर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।